₹100 हमने ज्यादा जमा कर दिए, उसके मेरे बाद कुछ भी भी हमारा समझ में नहीं बचाव आया। का अधिकार मेरे समाप्त कर कुछ भी दिया। समझ में नहीं आया। लास्ट पैरा माय लॉर्ड। आपकी बड़ी तकलीफ क्या है? आप सॉरी सॉरी। माय लॉर्ड, ये मकान मालिक और किराएदारी का विवाद है। इसमें इन्होंने ट्रायल कोर्ट में निष्कासन एवं बकाया किराया वसूली का केस लगाया था। इसमें माय लॉर्ड हमने जरूरत से ज्यादा किराया जमा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारा बचाव का अधिकार इससे समाप्त ज्यादा क्यों कर दिया आपने? माय लॉर्ड, मैंने ऑर्डर शीट पेश की है माय लॉर्ड। ये क्या मैटर क्या है? किस में? काइंडली सी ये एक पहले ऐसा था, सिविल सूट वाज फाइल्ड, है ना? इन्होंने फाइल किया ऑन विच ग्राउंड? निष्कासन एवं बकाया किराया वसूली अरे का केस हुजूर, पेश। इसमें ABCD होते हैं, इसको बता दो ना। माय लॉर्ड, हाँ, हम इनके किराएदार थे और फिर हमने इनके साथ इन्होंने जो है दावा किस ग्राउंड को पेश किया है? कि अरे ABCD में किसमें कवर होता है वो ग्राउंड? ए ए इतना कंफ्यूजन माय क्यों हो लॉर्ड, रहा है माय आपको? लॉर्ड, सॉरी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इसमें जब लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर की बात किया करो तो ग्राउंड ABCD से चला करो, क्योंकि हमें आता है कौन से ग्राउंड में क्या है, माय लॉर्ड, इसलिए आप डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। मतलब काइंडली सी एनेक्जर P1। 12(1)A पे दावा है केवल। माय लॉर्ड, आप बताइए, शायद ये कंफ्यूज दिख रहे हैं मेरे को। अग्रवाल साहब आप बताइए। मतलब काइंडली सी एरियास ऑफ रेंट, ओनली एरियास ऑफ रेंट। नहीं, मतलब एरियर्स और वारंट पे इविक्शन का ग्राउंड है या केवल जो एरियर्स और वारंट का दावा है? इविक्शन का भी दावा है या केवल एरियर? इविक्शन का भी है, बोनाफाइड डेट पे पैराग्राफ 11 ऑफ द प्लेन में भी सीन बोनाफाइड। तो ई है कि एफ है? ई है कि एफ है? बोनाफाइड नीड काहे की है? मकान की, दुकान की? दुकान दुकान दुकान। एफ हो गया। एफ हो गया। मतलब 2 ग्राउंड पे दावा चल रहा है जी। इसके बाद क्या हुआ? व्हाट इज द स्टेज ऑफ द सूट? माय लॉर्ड, काइंडली सी एनेक्जर P1। आप मेरी बात का उत्तर दे दीजिए, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। इसमें जो इनजस्टिस हमारे साथ हुआ है, व्हाट इज द स्टेज ऑफ द सूट? अंतिम तर्क के लिए वहाँ फिक्स कर दिया है। बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मानो हमारी इसमें सुन लिया ना। का अरे रुकिए तो। माय लॉर्ड, सूट इज एट द स्टेज ऑफ फाइनल आर्गुमेंट। माय लॉर्ड, आपकी और इनकी गवाही हो गई। हमारी गवाही का अधिकार समाप्त कर दिया गया, जबकि ऑर्डर में लिखा गया था कि हम सामान्य प्रतिरक्षा कर सकते हैं। अरे रुको बाकायदा ऑर्डर शीट में ये चीज है, लेकिन हमको गवाही का अवसर प्रदान नहीं किया गया। हमने जरूरत से ज्यादा किराया जमा किया। मतलब फाइनली सी एनेक्जर P1। P1 मतलब इन MP 4419 ऑब्लिक 18 पढ़िए। मतलब एनेक्जर P1 में माय लॉर्ड, इसमें पेज नंबर 12 देख लें। इसमें तीसरा पैराग्राफ, इसमें प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पत्र का दिनांक 27/1/18 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को आदेशित किया गया है कि दिनांक 31/1/18 तक 3,63,400 रुपए किराया होता है। उसमें उक्त दिनांक तक 2,63,000 रुपए प्रतिवादी पर बाकी है, जिसमें प्रतिवादी आज 42,000 रुपए जमा कर रहा है। तब दिनांक 31/1/18 को 2,21,000 रुपए शेष रह जाएंगे। केवल 2,21,000 शेष थे। अब आखिरी पैराग्राफ देख लें माय लॉर्ड। प्रतिवादी की ओर से जो बकाया किराया जमा किया गया है दिनांक 29/1/18 को 42,000 रुपए, दिनांक 27/2/18 को 47,000 रुपए, दिनांक 17/4/18 को 47,000 रुपए, दिनांक 18/5/18 को 30,000 रुपए, दिनांक 27/6/18 को 30,000, दिनांक 4/7/18 को 10,000 एवं दिनांक 13/7/18 को 60,000 रुपए, कुल 2,66,000 रुपए हमने जमा किए। जरूरत से ज्यादा जमा कर दिए क्योंकि बकाया शेष पाया गया था 2,21,400 रुपए। ये जरूरत से ज्यादा किराया जमा न करने के बाद भी हम नहीं रुके, हमने 27,000 और जमा किए। काइंडली सी एनेक्जर P3 हमने रसीद पेश की हुई है। टोटल हमने इसमें किराया जमा कर दिया 2,66,000 रुपए के बाद 27,000 और ऐड कर दिया जाए तो 2,93,000 हमने जमा कर दिया। और अगस्त 18 तक का कुल किराया होता है 2,52,000, यानी 40,100 रुपए हमने ज्यादा जमा कर दिए। उसके बाद भी हमारा बचाव का अधिकार समाप्त कर दिया। कुछ भी समझ में नहीं आया। माय लॉर्ड, आई कैन एक्सप्लेन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इसमें अब आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं। मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझाइए आप। माय लॉर्ड, इनका दावे में किस तारीख से किराया मांगा था? इन्होंने माय लॉर्ड किराया मांगा था 31/1/2018 तक 3,63,000 किराया होता। 27/1/18 को ऑर्डर हुआ था। चले जाते हो। 27/1/18 को ऑर्डर हुआ था। 27/1/18 को किस एप्लीकेशन पे ऑर्डर हुआ था? अभी आपकी पिटीशन अलाउ करेंगे ना हम, हमें लिखना पड़ेगा। हनवल हाई कोर्ट से चले जा रहे हो आप। मतलब हनवल हाई कोर्ट से दोनों केसेस में हमारे पक्ष में स्टे है और हमने केवल यही इसी दोनों केस में MP में
दो केस है क्या जी? ये 2 केस हैं, दोनों में हमारे दावों से दो दावे दावा एक ही है, 2 अलग-अलग ऑर्डर। 2 कनेक्टेड केस एक हैं। में डिफेंस स्टॉक ऑफ किया है, एक में केस फाइनल आर्गुमेंट के लिए फिक्स किया है, तो उनका कहना है हमारा स्टॉक ऑफ भी किया है, तो हम जनरल डिफेंस पे एविडेंस दे सकते नहीं हैं। डिफेंस, यदि ये जो बोले इतनी देर तक बोल रहे हैं ये, क्या ये बात सही है? जी, माइलॉर्ड इसी ऑर्डर शीट में देख लें तो माइलॉर्ड। मेरी भी समझ में नहीं है, इनके भी समझ में नहीं है, आप समझो। माइलॉर्ड ये जो मैंने ऑर्डर एक शीट मिनट पढ़ी है, मेरी बात समझो आप, इसके अगले पेज में एक लिखा है। मिनट तो रुकिए। माइलॉर्ड जो कुछ भी इन्होंने बोला आपके समझ में आ गया नहीं आया? इनका ये कहना है कि हमने ज्यादा किराया जमा क्या कर ये बात सही है या गलत है? नहीं सर, सही नहीं है। तो आप बताओ ना मेरे को, ये वाली बात बता दो बस। चलो, एडमिटेड है माइलॉर्ड ऑर्डर शीट में, एडमिटेड है। अब जब तक वो एडमिट नहीं करेंगे, एडमिटेड कैसे होगा? ट्रायल कोर्ट ने पाया है आप समझ ही नहीं रहे। माइलॉर्ड। तो आप ये बोलो इट इज द फाइंडिंग, आप ये करो एडमिटेड है। आप ये बोलो अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट बिलो देयर रेंट हैज बीन डिपॉजिटेड इन एक्सेस। माइलॉर्ड एडमिट तो ये करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने ही अपने आदेश में पाया। बताइए आप हिसाब बताइए। ऑन द डेट ऑफ ट्रायल कोर्ट पास एन ऑर्डर ऑन 27/1/2018 में एक मिनट देखिए, ये कोर्ट ने इस ऑर्डर से इनका डिफेंस स्टॉक ऑफ किया, डिफेंस स्ट्राइक आउट किस ऑर्डर से किया है? इसी से इसी P1 31/7/18 P1 इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर इज P1। ये नहीं बोल सकते कि आपके केस में? माइलॉर्ड हाँ बताइए। जी सर, इसमें ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 27/1/2018। जिस ऑर्डर को ये पढ़ रहे थे, इसी ऑर्डर से डिफेंस स्ट्राइक आउट किया, वो लाइन कौन सी है? लास्ट पैरा माइलॉर्ड। आपकी बड़ी तकलीफ क्या है? आप सॉरी आप नहीं चाहते रिलीफ लेना? सॉरी हाँ बताइए, आप बताइए। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से संपूर्ण बकाया राशि किराया आदेश दिनांक 27/1/18 के आदेशानुसार माह तक 4 किस्तों में जमा नहीं किया गया। मतलब द डायरेक्शन वाज टू डिपॉजिट द एरियर्स ऑफ रेंट इन 4 इंस्टॉलमेंट बाय अप्रैल वो 2018। कहाँ लिखा है इनका जो है डिफेंस स्ट्राइक आउट किया था, वो कहाँ लिखा है? ये लिखा ना सर, ये लिखा है सोनसो प्रतिवादी की प्रतिरक्षा काटने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी केवल सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिवादी दिया की जाता है ऐसी दशा में बेदखली हुई। अब मुझे ये बताइए कि ये जो है कोर्ट ने जो लिखा है कि आदेशानुसार अप्रैल माह तक 4 किस्तों में जमा नहीं किया गया, इसके साथ ही फरवरी 2018 से जुलाई 2018 तक 4,500 रुपए प्रतिमाह की दर से बकाया के जमा नहीं किया गया। ये जो कोड लिख रही है, ये कोड है, इसकी बात से ऐसा लग रहा है कि टाइमली जमा नहीं किया गया, ऐसा लग रहा है। मुझे ये बताइए, ऑन द डेट ऑफ पासिंग ऑफ दिस ऑर्डर 31/7/18 वेयर इज दी फाइंडिंग कि इनका 1 रुपया बाकी था? ये बताइए, तब मेरे समझ में आएगा। नहीं, आपके हिसाब से क्या बकाया था ऑन द डेट ऑफ 31/7/18 व्हेन दिस ऑर्डर वाज पास, वेदर देयर वाज एनी ड्यू? यस मंथली बता दीजिए ना, इतना बता दीजिए, क्योंकि दिस इज नेसेसरी। देयर आर 31 जजमेंट्स, देयर आर 31 जजमेंट्स अप टू 2017 ऑन दिस पॉइंट, यस इंक्लूडिंग फुल बेंच। कि जिस दिन ये कोर्ट ऑर्डर करेगी, उस दिन कोर्ट को ये लिखना पड़ेगा कि कितना किराया बकाया है। मुझे इसमें दिख नहीं रहा, इसलिए आपसे मैं मदद लेना चाह रहा हूं। बताइए, यू पॉइंट आउट कि देयर वाज एनी एरियर ऑन द डेट ऑफ पासिंग ऑफ दिस ऑर्डर। ये तो धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं जरूरत से ज्यादा कर दिया, जरूरत से ज्यादा, हिसाब बता नहीं रहे। यू गिव मी द डिटेल्स। माय लॉर्ड कहाँ है? हाँ बताइए, माय लॉर्ड अकाउंट कहाँ है? अरे पर्चा बनाया है क्या? मैं ऑर्डर शीट पढ़ रहा हूँ माय लॉर्ड, मैं नहीं पढ़ना जानता। अनेक्जर P1। हाँ बताइए, क्या कोई ऐसे नहीं होता जिस तरह से आप बहस कर रहे हो। जब भी किराए के बारे में बहस की जाती है ना, घर से एक पर्चा बना के लाया जाता है कि इस तारीख को दावा पेश हुआ, इस तारीख से इतनी तारीख तक इतना ये वादी के अनुसार बकाया है, और मैंने इस तारीख से इस तारीख तक इतना जमा किया है। नीचे फिर लिखा जाता है टोटल दोनों का जोड़ के, तो फिर नीचे देखना पड़ता है। अब आप जाने क्या पढ़े जा रहे हो, ऐसे पढ़ के कोई समझ लेगा? माय लॉर्ड, हमने सिर्फ 1 महीने का ही Is there any finding कि how much was the rent which was in arrears? Lord, as on 31/1/2018, the total arrears were 2,63,400. As on 31 कोर्ट ने यह लिखा, अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी, अब मैं पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 12 का ओवरलीफ जी, अवलोकन से प्रकट होता है, आई थिंक दिस इज द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट। यस, अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी की ओर से फरवरी 18 से जुलाई 18 तक 4,500 रुपए प्रति माह की दर से किराया प्रति माह मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण 61 की धारा 13(1) के प्रावधानों के अनुसार जमा नहीं किया गया। दिस इज टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट जो कोर्ट लिख रही है। 13(6) को कंसीडर करते समय ये कंसीडर करना जरूरी नहीं है। और प्रतिवादी की ओर से न्यायालय के अनुसार संपूर्ण बकाया किराया 4 किस्तों में अप्रैल तक जमा नहीं किया गया है।
और ये ऑर्डर कोड कर रही है 31/7/18 को। क्या 31/7/18 को कोई किराया बाकी था? जी, वो कहाँ लिखा है? अब वो लिखा नहीं है, बट इट इज क्लियर तो अब फ्रॉम इस कोड को लिखना पड़ेगा ना जी। भाई। देखिए, इफ ऑन द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर अंडर सेक्शन 13(6) if there is no arrears of rent, then this order cannot be passed. यस, दैट इज द सेटल्ड लॉ। तो ये कोर्ट की फाइंडिंग नहीं है ना कि कोर्ट की there was any arrears। देखिए, टाइमली डिपॉजिट ना करना और एरियस का होना दूसरी चीज। दोनों बात। ठीक। टाइमली डिपॉजिट नहीं किया, यू कैन बी ग्रांटेड डिक्री ऑफ इविक्शन अंडर 12(1)(a), लेकिन 13(6) में डिफेंस स्ट्रक ऑफ नहीं होगा, टोटली डिफरेंट। डिफेंस स्ट्रक ऑफ नहीं होगा। ठीक, I think बट this इसमें case रिकॉर्ड deserves to be remanded because court has not recorded any finding. ठीक है, एग्री। आप बोलो। माय लॉर्ड, इसमें आप ऐसा कोई जजमेंट लाए हैं कि यदि आपका किराया जो है जरूरत से ज्यादा जमा हो तो कोर्ट 13(6) का ऑर्डर नहीं कर सकती? माय लॉर्ड, लाया क्या? माय क्यों नहीं लाए? क्योंकि माय लॉर्ड ऑर्डर शीट में ही क्लियर मेंशन है। क्योंकि क्यों आपकी बात सारी सर्वविदित है, आपको कानून बताने की जरूरत नहीं है। माय लॉर्ड, मैंने सर्टिफाइड कॉपी पेश की है ट्रायल आप कोर्ट समझ की। ही नहीं रहे। उस ट्रायल मतलब कोर्ट ये में कानून ऐसा है जिसको बताने की जरूरत नहीं है। माय लॉर्ड, जज साहब आप बोलोगे सो मान जाएंगे, ये मतलब है आपका। और नहीं माने तो आपकी पिटीशन गई। माय लॉर्ड, माय हम्बल आई एम रिक्वेस्ट। रिमांडिंग दिस केस, क्योंकि ट्रायल कोर्ट को फाइंडिंग देना पड़ेगी कि कितना किराया बकाया है। मैंने ऑलरेडी इस पॉइंट पे ऑर्डर पहले का मतलब 2-3 केसेस में स्टे किया है, भी ऑर्डर फाइनल नहीं किया, लेकिन जो है इसमें फाइंडिंग नहीं दिख रही मेरे को। only prayer is your lordship may direct the trial court to decide as on whether as on 31/2018 there was any arrears of rent 31/7/18 18 on the when my application was considered by the trial court for the first time under 31/7/18 को जिस दिन कोर्ट ऑर्डर करेगी उस दिन तक कोई किराया बकाया है या नहीं, बस इतना कर दी। और नहीं, अब चूंकि जो ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आगे भी इनको लिबर्टी रहेगी कि चाहे तो जमा कर देंगे। नहीं, ये कानून में है, मैं नहीं दे रहा जी। आई एम नॉट गिविंग एनी लिबर्टी, लेकिन ये कानून में है। ये करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। चेक इस पॉइंट जो है इस पे सीधा whatever is the consequence that they can follow, मतलब consequence जो भी हो, but my submission। हाँ बोलो। मतलब ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर हमारे बचाव के अधिकार समाप्त करने के आधार पर, जबकि ये लिखा गया था कि सामान्य प्रतिरक्षा हम कर सकते हैं, कर रहे हैं ना माय लॉर्ड, इसके आधार पर हमें क्रॉस का अवसर भी खत्म कर दिया गया ट्रायल में। जब ऑर्डर ही सेटिस्फाइड हो जाएगा तो इसके बाद आपको सारे अवसर वैसे मिल जाएंगे। माय लॉर्ड, वहाँ केस जाके मेहनत करो। माय लॉर्ड, हम वहाँ साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं, क्रॉस करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अंतिम तक तैयार नहीं हो बस। माय लॉर्ड, हर जाके 31 जजमेंट में से 10 जजमेंट आपके फेवर में, वो ढूंढो। माय लॉर्ड, लिखो, this miscellaneous petition has been preferred by the petitioner। आपने ये कहाँ लिखा है कि आप वादी हो कि प्रतिवादी हो अपनी पिटीशन में? पहले नहीं लिखा जाता था क्या 18 में? लिखा है माय लॉर्ड। बताइए, पिटीशन खोलिए। अब आप सॉरी बोलोगे थोड़ी देर बाद, बोलो। बिना देखे कह दिया लिखा है। ट्रायल कोर्ट में हम प्रतिवादी हैं माय लॉर्ड, केस इन्होंने लगाया। आपको जरा भी अच्छा नहीं मतलब कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि आपको वही बोलना चाहिए जो बात चल रही हो? माय लॉर्ड, क्या ट्रायल कोर्ट में हम प्रतिवादी हैं, इन्होंने मैंने ये कहा था आपसे? मैंने ये कहा है? क्या कहा था मैंने अभी क्या पूछा था आपसे? पिटीशन में लिखा है या नहीं? तो इसका आंसर क्या है? पिटीशन में मेंशन नहीं हो पाया। इतना बोलने में कोई शर्म आती है आपको? और शर्म आती है तो आए, अच्छी बात है। This miscellaneous petition has been preferred by the petitioner oblique defendant oblique tenant challenging the order dated 31/7/2018 within bracket annex P1 passed by second civil judge class 1 schedule in civil suit number 23/2015 thereby allowing the application filed by the respondent oblique plaintiff respondent number 1 oblique plaintiff under section 13 within bracket 6 of the MP Accommodation Control Act 1961 as struck of the defense of the petitioner defendant against eviction
Full stop. Learned counsel for the petitioner, defendant submits that on the date of passing of the impugned order dated 31/7/2018, there was no arrears. That the petitioner defendant was not in arrears of rent and he has deposited the rent more than 40,000. हैं? More than 40,000. नहीं ये क्या लिखा, ये बाद में बताना। हाँ क्या लिखा, नहीं ये काट दो, he was not in arrears of rent है ना, full stop. Accordingly he submits that the impugned order is not sustainable. Next में लिखना learned counsel for the respondent supports the impugned order and submits that there is no illegality in the same and the petition deserves to be dismissed. Her learned counsel for the parties and peruse the record without going into merits and demerits of the order from bare perusal of it, it is clear that the learned court below, while passing the order on the application under section 13 within bracket 6 of the act, has not recorded any finding to the effect that on the date of passing of the impugned order dated 31/7/18, the defendant petitioner was in arrears of rent or not, which in my considered opinion and in view of the judgment of this court in the case of so is necessary. Stop. Accordingly, the impugned order is hereby set aside and the learned trial court is directed to re-decide the application under section 13(6) of the MP Accommodation Control Act after giving a specific finding to the effect whether the petitioner defendant is in arrears of rent or not. Accordingly, this petition as on 31/7/2000. as one अब तो वो जो जिस दिन डिसाइड करेगा उस दिन के आप देख लीजिएगा एक बार लीगल पोजीशन, कुछ भी मेरी बात गलत लगा तो परसों आके जरूर बताइएगा। नहीं लेकिन यदि ये ऑर्डर ठीक होता तो उनका डिफेंस स्टॉक ऑफ हो जाता। नहीं, ट्रायल कोर्ट हैज ओनली नॉट रिकॉर्डेड अ फाइनल। लोगों के हाथ में ना तो पर्चा है भाई, देखिए 13/6 पे जब भी बहस होती थी ना, एक जमाना था, एक डिटेल ये देता था, एक डिटेल आप देते थे, डिफेंडेंट देता था और फिर दोनों को जो है कोर्ट मिलाती थी और उसको छापती थी उसमें ऑर्डर में। ये सिस्टम धीरे धीरे बदल रहे हैं ना, इनके हाथ में बाई चांस, आपके हाथ में भी नहीं। हालांकि आपकी ड्यूटी नहीं थी, आपकी किसी जूनियर की ड्यूटी थी कि वो इतनी तैयारी करता। लेकिन ये ऑर्डर से क्लियर होता है कितना एरियाज था और कितना इन्हें जमा किया। कोर्ट का ऑर्डर 2 पार्ट में था, एरियाज 2,63,000 का था प्लस दे हैव टू पे मंथली रेंट। जजमेंट ये भी है कि जिस दिन जो ऑर्डर करेगी कोर्ट, उस दिन कोर्ट फर्दर टाइम देगी कि ये 15 दिन के अंदर बकाया और कर दे। वो ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका था, वो 31/1/2018 को ऑर्डर हो चुका था कि एरियाज आप 4 महीने में क्लियर करो। उसके बाद इन्होंने कोई एक्सटेंशन की एप्लीकेशन, उसके बाद 13/6 लगाया ना, उसके बाद 13/6 लगाया, 13/6 इनको एक्सटेंशन की एप्लीकेशन पे ऑर्डर करते समय भी ऐसा करेगी। हाँ, तो वो कोर्ट ने एग्जामिन किया है। देख लीजिए और देख लीजिए, मैं और देख लूंगा और लीगल पोजीशन देख के मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करें इसका, इस पिटीशन का? माइलॉर्ड इसमें हमने हाँ, नहीं तो उस स्लाइड में ये खत्म हो जाएगी। इसमें केवल हमने यही रिलीफ चाही थी कि हमको वहाँ गवाही का अवसर दिया जाए, क्योंकि फाइनल 13/6 पे मेहनत करो, माइलॉर्ड 13/6 के लॉ पे मेहनत करो, आपको सब वैसे ही मिल जाएगा, आपका डिफेंस स्ट्राइक आउट ही नहीं होगा। यदि आप जो बोल रहे थे वो बात सही है तो बिना साक्ष्य का अवसर के, बिना साक्ष्य का अवसर केवल जो अपना स्टेटमेंट बनाइए और आप जमा करिए को ट्रायल कोर्ट में। देखो, इन दी लाइट ऑफ order passed by this court in the connected miscellaneous petition number so and so, this petition has rendered infructuous. Okay, my lord. Accordingly, this petition is also disposed of in the light of order passed in so and so. My lord. God bless.